चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरफ से हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एसेट एलोकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न है कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट को हेल्प करेगा जो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में अपना कैरियर बनाना चाहता है। ये वीडियो हर उस इन्वेस्टर को हेल्प करेगा जो अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर करना चाहता है विद प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन के रॉकेट साइंस को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद इट एंड डिकोड द कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। इस टॉपिक में दोस्तों आज हम एसेट क्लास क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे 3 पैरामीटर्स पर, रिटर्न, रिस्क एंड लिक्विडिटी प्रोफाइल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल एसेट क्लास प्रॉपर रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी के क्लासिफिकेशन के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली हमारे सारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स भी सिक्योर होंगे और हम पर्सनल फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एसेट क्लास क्लासिफिकेशन। तो यहां पे हम हर एक एसेट क्लास को समझने की कोशिश करेंगे 3 पैरामीटर्स पर, रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी प्रोफाइल। क्योंकि जैसा कि हम हमारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है सही तरीके से तो हमारे लिए रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है, उस रिटर्न के साथ रिस्क भी इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद गाइस कि हम सबसे पहले तो एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे। और ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन हमने जैसा कि हमारे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट के भरोसे ना होके आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज पर गौर करने वाले हैं कि मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के अगर प्रॉपर एसेट एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में दोस्तों। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एसेट क्लास विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। और अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो बैंक उस सेविंग अकाउंट पर हमें कुछ रिटर्न देती है और वो रिटर्न दोस्तों नॉमिनल होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनल की बात करें तो ना के बराबर, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि क्यों हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट पे जो रिटर्न होता है वो 3.5 से लेके 5% के आसपास होता है सालाना। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी रिटर्न की बात करेंगे वो सालाना होगा, एनुअलाइज्ड होगा। और आपको सेविंग अकाउंट पे ये रिटर्न तभी मिलता है जब आप कोई भी सेविंग अकाउंट में अपना फंड आइडल रखते हो कम से कम 1 महीने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने सेविंग अकाउंट में कोई भी फंड 1 महीने से कम टाइम फ्रेम के लिए रखा है तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिस्क। तो यहां पे अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो रिस्क जो है निल है कि आपका सेविंग अकाउंट का पैसा सेफ है, सिक्योर है। नो डाउट अगर बैंक बंद ही क्यों ना हो जाए, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि आरबीआई का एक एसएलआर रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है जो हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। तो उस वजह से आपके सेविंग अकाउंट का पैसा सेफ है, सिक्योर है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लिक्विडिटी। और
सेविंग अकाउंट में लिक्विडिटी की बात की जाए तो वो एक्सट्रीमली हाई होती है। उसका रीज़न है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट का बैंक से जब डिमांड क्रिएट करते हो, बैंक उसे उसी टाइम फुलफिल कर देती है। वो कभी नहीं कहती है कि जी आज पैसे खत्म हो गए हैं, कल आइए। एंड द नेक्स्ट एसेट क्लास विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड डिपॉजिट्स, जिसे हम एफडी भी कहते हैं। तो अगर डिपॉजिट्स की बात की जाए तो बैंक आपको एफडी या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स की बात की जाए तो वहां पे जो रिटर्न होता है वो 5 से 7% तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी की। इट डिपेंड करता है कि अगर आप एफडी 6 महीने की करते हो, साल भर की करते हो, 2 साल की करते हो या 3 साल की करते हो, तो बैंक आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट उस एफडी के डिपॉजिट्स पे प्रोवाइड करता है। दोस्तों, यहां पे रिस्क की बात की जाए तो नो डाउट सेविंग अकाउंट पे रिस्क नील होती है, लेकिन अगर हम बात करें एफडी की तो क्या इसमें रिस्क होती है या नहीं होती है, तो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ आंसर्स। लेकिन फैक्ट की बात की जाए तो डिपॉजिट्स के अंदर कि जो एफडी आप बैंक में करते हो उसके अंदर रिस्क होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बैंक्स की, तो बैंक्स एक तरह की कंपनी होती है जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड होती है। एंड आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम सेफ रहे, साउंड रहे, सिक्योर रहे, क्योंकि ये किसी भी फाइनेंशियल इकोनॉमी का बैकबोन कहलाता है। एंड आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंक बंद कभी हो ही ना। लेकिन नो डाउट अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो दोस्तों कल क्या होगा ये किसी को पता ही नहीं है। सो बैंक्स की अगर बात करें तो डिपॉजिट्स में रिस्क एग्जिस्ट करती है, कि मैं ये कह सकता हूं कि वो डिपॉजिट्स में रिस्क एग्जिस्ट करती है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस बजट जो फेब में आया था उसके पहले की बात करें तो एफडी के अंदर अगर गलती से कोई बैंक बंद हो जाए तो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 लाख रुपए की एफडी और उसके इंटरेस्ट का इंश्योरेंस मिलता है। इसका मतलब है कि कल को गलती से कोई बैंक बंद हो जाए और आपका एफडी या डिपॉजिट 1 लाख या 5 लाख रुपए का है, तो बंद होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई के क्रेडिट डिपॉजिट गारंटी इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जो इस बजट में 5 लाख रुपए कर दिया गया है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर लिक्विडिटी की बात की जाए तो मीडियम ड्यूरिंग इनिशियल टेन्योर कि नो डाउट हम इन्वेस्टमेंट सोचकर समझकर केयरफुल प्लानिंग के साथ करते हैं। तो अगर हमने कोई डिपॉजिट या एफडी की 3 साल के टाइम फ्रेम के लिए और बैंक ने आपको उस डिपॉजिट पे 7% के इंटरेस्ट का कमिटमेंट दिया था, तो अगर 3 साल बाद जब हम मैच्योरिटी पर हमारी एफडी को लिक्विडेट करेंगे तो बैंक 7% के हिसाब से आपको 3 साल का इंटरेस्ट पे कर देगा। लेकिन अगर कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए और हम उस एफडी को 6 महीने या साल भर में लिक्विडेट करने के लिए बैंक के पास गए, तो बैंक आपको ये कहेगा कि सर हमने आपको 7% के इंटरेस्ट का कमिटमेंट दिया था, क्योंकि आपने 3 साल की मैच्योरिटी के लिए वो एफडी हमसे मांगी थी, लेकिन आप कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले इसे लिक्विडेट करना चाहते हो, तो अब इंस्टेड ऑफ पेइंग 7% हम 1 या 2% आपको कम इंटरेस्ट देंगे। और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट के होने पर कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले आप कोई भी चीज लिक्विडेट या एनकैश करते हो तो कितना नुकसान हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट। So friends, the next instrument which we are going to discuss are related to capital market instruments। और capital market की definition की बात करूं तो capital market is basically a platform where companies, government owned companies and financial institutions creates a demand for capital by issuing either equity or debt। और अगर debt की बात की जाए जिसे हम bond या debenture भी कह सकते हैं, तो
दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, एक कॉर्पोरेट डेट विच इज इशूड बाय कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दूसरी गवर्नमेंट डेट विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अगर डेट को दूसरे क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट, एक जिसकी मैच्योरिटी प्रोफाइल इज लेस देन 1 ईयर इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डेट, और एक जिसकी मैच्योरिटी प्रोफाइल इज मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेट। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करती है 1 साल या उससे कम मैच्योरिटी का, तो उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, टी बिल या ट्रेजरी बिल। तो दोस्तों अगर ट्रेजरी बिल की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे 3 डिनोमिनेशन में इशू करती है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। मतलब ये 1 साल से कम मैच्योरिटी का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है 4 डेज। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो इस ट्रेजरी बिल पे समवेयर अराउंड 6% के आसपास का सालाना रिटर्न मिलता है, और यह रिटर्न आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी पर भी निर्भर करता है। और अगर रिस्क की बात की जाए तो ट्रेजरी बिल में जो रिस्क होती है दैट इज निल। तो दोस्तों अगर ट्रेजरी बिल की बात की जाए तो ट्रेजरी बिल के रिटर्न को हम बेयर मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, सिंस द सिक्योरिटी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बिना किसी रिस्क के, तो कम से कम वो इस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता है। और लिक्विडिटी की बात की जाए तो यहां पर एक्सट्रीमली हाई होती है, सिंस द सिक्योरिटी इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। और यहां पर एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस ट्रेजरी बिल के अंदर कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैवीली इन्वेस्टेड रहते हैं। और दोस्तों अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि ये ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 99% मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेसमैन को भी पता नहीं होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी क्या खासियत है कि दोस्तों ये ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर इसके अंदर 1 दिन के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 दिन का भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। इसके पहले जैसा हमने बताया कि सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट तभी मिलता है जब आपका सेविंग अकाउंट का फंड कम से कम 1 महीने के लिए इन्वेस्टेड है, और एफडी की बात करें तो वो 45 डेज से कम की होती भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ट्रेजरी बिल की बात की जाए तो यहां पर अगर आप 1 दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 1 दिन का रिटर्न भी मिलेगा। अब हम ये कहेंगे कि ये 1 दिन का जो रिटर्न होता है वो नॉमिनल होता है, लेकिन दोस्तों हम टाइम वैल्यू के कंसेप्ट में ये डिस्कस किए थे कि आइडल फंड्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड इफ वी से कि कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हाउस वो इतनी वेल्थ क्रिएट करते हैं तो दैट मीन्स दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। वो अपने पैसे की वैल्यू को जानते हैं, वो अपने पैसे के टाइम की वैल्यू को जानते हैं, वो 1 दिन का रिटर्न भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। एंड एज डिस्कस्ड कि हमने कहा कि 1 दिन के लिए अगर इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न तो मिलता है, लेकिन 6% के हिसाब से वो नॉमिनल होगा, ना के बराबर होगा। एंड हमारे भी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करते टाइम काफी सारे इंस्टेंस ऐसे आते हैं जब हम कोई भी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट 10-15 दिन पहले रिडीम करके घर पे रख देते हैं और उस पे कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स सी कि ये ट्रेजरी बिल किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास हो सकती है हमारे फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए और रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम लिक्विडिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ट्रेजरी बिल 3 महीने के लिए मार्केट में इश्यू किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो माय डियर फ्रेंड्स 3 महीने बाद ही आपको पैसा और इंटरेस्ट रीपे करेगी। लेकिन अगर आपको बीच में उस पैसे को लिक्विडेट करना है तो मार्केट में उसका दूसरा इन्वेस्टर होना चाहिए, और इस ट्रेजरी बिल के अंदर इतनी एक्सट्रीम हाई लिक्विडिटी रहती है कि इसके बायर और सेलर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस रेट पे अवेलेबल होते हैं।
कि अगर कोई 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो उसके बायर और सेलर आपको इन दो रेट्स पे मिल जाते हैं। तो अगर इस कंडीशन में मैं ये कहूं कि 1 लाख का ट्रेजरी बिल है, उसे मैं लिक्विडेट करूंगा तो कम से कम मुझे 99,999 के आसपास मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आप उस ट्रेजरी बिल में 10 दिन के लिए इन्वेस्टेड थे तो 10 दिन का वो इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीपे कर देगी। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया कि 99% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसमैन को इस ट्रेजरी बिल के बारे में पता ही नहीं होता है। और अगर मैं बिजनेस के अकाउंट की बात करूं या कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करूं तो उसे करंट अकाउंट कहा जाता है। और उस करंट अकाउंट के अंदर अगर कोई भी फंड आइडल है तो उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड नो डाउट फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि बिजनेस के अंदर पैसे की कब जरूरत पड़ती है या कब नहीं पड़ती है किसी कंपनी को, लेकिन एक चीज कह सकता हूं कि मंडे टू फ्राइडे के बाद फ्राइडे टू मंडे ये 3 दिन बिजनेस के करंट अकाउंट में ऐसे आते हैं जिस टाइम उस करंट अकाउंट के आइडल फंड्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब कि फ्राइडे 1:30 बजे बैंक की क्लियरिंग बंद हो जाती है और उसके बाद अगर मैंने करंट अकाउंट का चेक इश्यू किया है या किसी ने मुझे इश्यू किया है तो कम से कम मंडे के पहले तो वो फंड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस ट्रेजरी बिल को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। फ्राइडे टू मंडे अगर 1:30 बजे बैंक की क्लियरिंग बंद हो जाती है और दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स या कैपिटल मार्केट की बात करें तो वो 3:30 बजे बंद होता है। तो फ्राइडे 1:30 बजे अगर हमारे बैंक में जो भी फंड आइडल पड़ा है करंट अकाउंट में उसे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाए तो दोस्तों किस तरीके से हम इस 6% के नॉमिनल रिटर्न को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। फ्राइडे टू सैटरडे, संडे एंड मंडे दोस्तों 3 दिन और एक वीक में 3 दिन ट्रेजरी बिल या बैंक के करंट अकाउंट में ऐसे होते हैं जब आपके करंट अकाउंट के फंड की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन ये तो हमने एक वीक में कहा है और ऐसे 52 इंस्टेंस आते हैं। मतलब वी कैन से कि 52 इंस्टेंस अगर आए तो इसका मतलब है 156 दिन। और हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करें देयर आर 20 to 24 हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस के करंट अकाउंट में 180 दिन या 6 महीने पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हर इंस्टेंस पे अगर उसे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाए तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है समवेयर अराउंड 3%। और 1 करोड़ की बात की जाए तो हर इंस्टेंस पे अगर उसे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया गया होता तो जो मंडे टू फ्राइडे के बाद फ्राइडे टू मंडे का जो टाइम है जब आपके करंट अकाउंट में उस पैसे की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी उस 1 करोड़ के फंड पे 3 लाख का इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। सो हेंस वी कैन से कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो इतनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आइडल फंड के वैल्यू को जानते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आ चुका होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट एसेट क्लास में जाएंगे एंड दैट इज कमर्शियल पेपर। एंड कमर्शियल पेपर की अगर बात की जाए तो ये 1 साल से कम मैच्योरिटी का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉर्पोरेट्स इश्यू करते हैं। और कमर्शियल पेपर पे रिटर्न की बात की जाए तो समवेयर अराउंड 6.5 to 8.5% तक मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन स्केल, साइज, गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। रिस्क की बात की जाए तो यहां पे एक्सट्रीमली लो होती है बट अ बिट रिस्की कंपेयर्ड टू ट्रेजरी बिल सिंस द सिक्योरिटी इज इश्यूड बाय कॉर्पोरेट्स। और लिक्विडिटी की बात की जाए तो यहां पे भी आपको इसमें के मार्केट में बायर्स और सेलर्स कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अवेलेबल हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट
which we are going to discuss is called government security और GSEC। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जीसेक की बात की जाए तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन जैसा हमने ट्रेजरी बिल में देखा था कि उसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए तो उसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। एंड नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी 5 साल या 7 साल की होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जाए तो समवेयर अराउंड 6.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, अ लिटिल बिट मोर देन ट्रेजरी बिल। नॉर्मली रिस्क nil since the security is issued again by government of India and you can also consider it as risk free rate of return। लेकिन अब इस ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहां पर रिटर्न सेफ है, रिस्क की बात की जाए तो नील है, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ी चेंज हो जाती है कि यहां पे लिक्विडिटी की बात करें तो मीडियम होती है ड्यूरिंग इनिशियल टेन्यूअर। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा जिसकी मैच्योरिटी थी 5 साल की, तो अगर मैं उस गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो 5 साल बाद रिडीम करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 5 साल की मैच्योरिटी का बॉन्ड इशू की है तो वो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल बाद ही लौटाएगी, और अगर आपको उसको कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले लिक्विडेट करना है तो मार्केट में उसका दूसरा बायर होना जरूरी है। तो दोस्तों इनिशियल टेन्योर के अंदर हो सकता है कि इस गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर उसके बायर सेलर समवेयर अराउंड 970,000 रुपीस के आसपास अवेलेबल हो। और जैसा कि हम लिक्विडिटी के बारे में जानते हैं कि अगर हमें कोई एसेट को लिक्विड कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले लिक्विडेट करना है तो उसे बायर के रेट पे एग्री करना होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में इंपैक्ट पड़ सकता है कि जो 1000 रुपये का ट्रेजरी बिल था या गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, तो अगर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और वो 1000 रुपीस का जो बॉन्ड था उसे अगर आप 1 साल या 1.5 साल में बेचने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि शायद उसका बायर 970 या 980 रुपए के रेट पे ही अवेलेबल हो, तो वी कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑफ 1.5 to 2%। तो दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट एसेट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी दोस्तों एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनीज इशू करती है 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी का। वहां पे भी इंटरेस्ट की बात करें समवेयर अराउंड 7% to 11% तक मिल जाता है। अगेन इट डिपेंड ऑन स्केल, साइज, गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है वो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिव कम पे करेगी कंपेयर्ड टू द कंपनी विच आर हैविंग लेस क्रेडिट रेटिंग। और इंटरेस्ट की बात की जाए तो 7 से 11%, रिस्क अगेन लेस है लेकिन इट वुड बी मोर कंपेयर्ड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिंस इट इज इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज। एंड लिक्विडिटी की बात की जाए तो अगेन सेम लाइक मीडियम ड्यूरिंग इनिशियल टेन्यूअर। तो दोस्तों अभी तक हमने जो एसेट क्लास को डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए कंपैरेटिव ज्यादा परसेंटेज में एलोकेट होना चाहिए सो दैट कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाए और हमारी रिस्क भी इंक्रीज ना हो। द नेक्स्ट एसेट क्लास इज कॉल्ड इक्विटी। तो दोस्तों अगर इक्विटी एज एन एसेट क्लास की बात की जाए तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास में लॉन्गर टर्म में 15 से 18% का कंपाउंडेड एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। जी हां दोस्तों कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास में रिटर्न दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है कि कोई भी ऐसी एसेट क्लास नहीं है जो लॉन्गर टर्म में इक्विटी के रिटर्न को बीट कर सके। लेकिन यहां पे रिस्क की बात की जाए तो ज्यादा है बिकॉज इक्विटी का जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड
लिक्विडिटी की बात की जाए तो हाई है, क्योंकि हमारे मार्केट्स डेवलप्ड है, कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बायर और सेलर अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन एज डिस्कस्ड अर्लियर, आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इक्विटी की बात की जाए तो लॉन्गर टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए इससे बढ़िया एसेट क्लास दोस्तों इस मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहां रिस्क लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी की और ग्लोबल इकोनॉमी की या हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो उसकी इकोनॉमिक साइकिल 7 से 10 साल की होती है। मतलब कि एक इकोनॉमी की साइकिल की बात करें तो इट कैन बी अप टू 7 to 10 ईयर्स। इसका मतलब है यहाँ पे 2-3 साल की तेजी, कंसोलिडेशन फेज और मंदी, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। मतलब इक्विटी एज एन एसेट क्लास की बात की जाए तो वो 15 to 18% का कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे सकती है। और ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको लॉन्गर टर्म के गोल्स को फुलफिल करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल से ज्यादा कंपैरेटिव लॉन्गर टर्म गोल्स ज्यादा होते हैं, लाइक चाइल्ड हायर एजुकेशन, उनकी शादी और आपका रिटायरमेंट प्लान। ये सारे के सारे लॉन्गर टर्म गोल्स है जहां पे आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी, विलिंगनेस के बजाय एबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये गोल आपके 20 साल, 25 साल, 30 इयर्स लॉन्गर ड्यूरेशन के है। तो आज के डेट में यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क ली जा सकती है। एंड स्लोली एंड स्टडीली जैसे जैसे गोल पास आएगा तो आप इक्विटी के रिटर्न का बेनिफिट लेके उसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो टू मिनिमाइज योर रिस्क। एंड द नेक्स्ट एसेट क्लास which we are going to discuss is called real estate, property। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अब हमने जो भी एसेट क्लास के बारे में डिस्कस किया है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी छोटी छोटी सेविंग के साथ, जैसे ऑन अ मंथली बेसिस 1000, 2000, 5000 या 10,000 रुपए। लेकिन प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इट्स अ बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की जरूरत पड़ सकती है। और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ एसेट लाइक इक्विटी। कि इक्विटी और प्रॉपर्टी ये दोनों के दोनों ग्रोथ एसेट्स है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहां पर भी इकोनॉमिक साइकिल 7 से 10 साल की हो सकती है। और यहां पे रिटर्न की बात की जाए तो लॉन्गर टर्म के ड्यूरेशन में ये 10 से 12% का रिटर्न दे सकती है। और इसका मतलब क्या है कि इक्विटी इज स्टिल मोर लुक्रेटिव कंपेयर्ड टू प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, रिस्क यहां पे भी ज्यादा है। एंड अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो एक्सट्रीमली लो। मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप अपने 10, 15, 20 साल बाद के गोल को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो दोस्तों प्रॉपर्टी में मार्केट में बायर्स और सेलर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। और कमिटेड टाइम फ्रेम के पहले अनएक्सपेक्टेड लिक्विडेट करना पड़ा तो हो सकता है आपको 15-20% का इंपैक्ट कॉस्ट लग जाए। मतलब हमने अब एसेट क्लास क्लासिफिकेशन में यह कहा था कि रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसके पहले जो एसेट क्लास हमने डिस्कस की थी वहां पे इंपैक्ट इतना नहीं था, यह ना के बराबर था, 1%, 1.5% या ज्यादा से ज्यादा 2%। लेकिन अगर बात प्रॉपर्टी की आती है तो लिक्विडिटी की बात की जाए तो यहां पे 15 to 20% का भी इंपैक्ट कॉस्ट लग सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट एसेट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं उसे गोल्ड कहा जाता है, प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड कमोडिटी।
एज एन एसेट क्लास की बात की जाए दोस्तों, तो इट प्रोवाइड्स यू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। और गोल्ड की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो लॉन्गर टर्म में ये 5 से 6% का एनुअलाइज कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड को रिटर्न के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी के लिए खरीदा जाता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड के पहले हमने जितनी भी एसेट क्लास को डिस्कस किया है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कब तक है? वेल, अगर मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करूं तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है तब तक ही किसी चीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल सकती है। इमेजिन करो कोई सिचुएशन कि कल को अगर कोई गवर्नमेंट ही ना हो तो वेल हम ये कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वेल आई वुड से कि नो डाउट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल 99.99% ऑफ द टाइम। लेकिन इन केस अगर कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करे, फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक द इंस्टेंस ऑफ 1992 गल्फ वॉर, तो इराक जब कुवैत पे अटैक किया था तो उस टाइम पे कुवैत की कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो उस कंडीशन में सारे फिनेंशियल पेपर बेस्ड एसेट्स की वैल्यू जीरो थी एंड गवर्नमेंट के एसेट्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो पेपर बेस्ड बिकॉज दे आर नॉट बैक्ड बाई एनी काइंड ऑफ गारंटी, क्योंकि वो गारंटी सिर्फ गवर्नमेंट की ही होती है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर है तो आप उससे अपने फिनेंशियल सिक्योरिटी को सेव कर सकते हो और सिक्योर कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि टोटल एसेट्स का अगर 5% आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड रिस्क की बात की जाए तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो गोल्ड के अंदर कोई खास ज़्यादा उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड लिक्विडिटी की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई, आधी रात को भी अगर आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है तो गोल्ड की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको सेफ्टी मिल जाती है। और दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप इस एसेट को लिक्विडेट कर सकते हो, एनकैश कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी एसेट क्लास जो अभी तक हमने डिस्कस की है वो फिनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है, और ये सारी की सारी एसेट क्लास हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम फिनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। और इस फिनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए ना ही तो हमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें वैल्यूएशंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट की बात करूं तो मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मुझे किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड दैट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में एसेट एलोकेशन और फिनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वी विल रिवर्ट यू बैक। थैंक यू फ्रेंड्स।